मॉर्निंग दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं हॉस्टल वार्डन का नोटिफिकेशन आ चुका है। और ये जो मेरा चैनल है सीधी शिक्षा 8887, इसी चैनल में आपको हर सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक कराऊंगा। एक टॉपिक के ऊपर जब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम 15 से 20 क्वेश्चन देखेंगे किस तरह का क्वेश्चन पूछता है व्यापम। तो आपके लिए भी आसानी होगा टॉपिक वाइज रिवाइज करने में। इन फ्यूचर अगर आप किसी टॉपिक में फंसते हैं तो उस टॉपिक का वीडियो देखेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे, आपको आसानी होगा। कहीं भी आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, आजकल अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा समझ में आएगा। पहले मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूँ। और सबने तो सिलेबस देखा ही होगा। तो ये 100 अंक का कुल 100 मार्क्स का ये एग्जाम है। कंप्यूटर में आपको 50% लेके आना है। बाल मनोविज्ञान में एक नया सिलेबस ऐड किया है व्यापम ने। तो कुल उसमें 10 अंक का व्यापम पूछेगा क्वेश्चन बाल मनोविज्ञान से, है ना। 10। और ये ऑथेंटिक सिलेबस है व्यापम के द्वारा, इसको चेक कर सकते हैं। मैं भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अगर किसी के पास नहीं है तो वहां से वो डाउनलोड कर सकते हैं। वापस आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। और ये जो हिंदी सब्जेक्ट का ये सिलेबस है, एक एक टॉपिक मैं आपको कराऊंगा इसके ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया 15 से 20 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स जितना क्वेश्चन हो सके हम कोशिश करेंगे हर टॉपिक के ऊपर, ताकि रिवाइज करते हुए आसानी हो। और जो पहला हमारा इंट्रोडक्शन है, लैंग्वेज भाषा। भाषा से हम स्टार्ट करेंगे। भाषा से क्या तात्पर्य है? भाषा एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। दूसरों तक अपनी भावों को पहुंचाने का माध्यम ही भाषा है। यहाँ पे एक बच्चे ने लिखा है, देखिए, जिस साधन के द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं, उस साधन को हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ये है चिंटू और ये है चिंकी, है ना। यह है चिंकी, यह है चिंटू। अब चिंटू के मन में बहुत सारे विचार, भाव, प्यार समझिए चिंकी के लिए। इसका नाम दे देते हैं चिंकी। और यह है चिंटू। अब इन दोनों इशारों इशारों में बात करते करते थक गए। अब कोई ना कोई भाषा चाहिए, जाहिर सी बात है। भाषा कह लो या लैंग्वेज कह लो, ठीक है। तो कह लो या लैंग्वेज कह लो, कोई ना कोई भाषा चाहिए एक दूसरे से बात करने के लिए। तो यहाँ पे एक भाषा क्या काम कर रहा है? भाषा एक मीडिएटर का काम कर रहा है। भाषा एक क्या है? यहाँ पर एक माध्यम है। यहीं पे यहाँ पे यही लिखा हुआ है। बच्चे ने लिखा, देखिए, जिस साधन के द्वारा हम एक दूसरे के मन के भावों या विचारों को समझते हैं, उस साधन को हम भाषा कहते हैं। भाषा यहाँ पे क्या, एक साधन है एक दूसरे के भावों को समझने का। अब भाषा, परंतु भाषा क्या है? कोई व्याकरण नहीं है। भाषा एक व्याकरण नहीं है। पूरे विश्व में व्याकरण की कोई किताब थी तो वो पाणिनि की अष्टाध्यायी थी। आचार्य पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी नाम की किताब लिखी, है ना। अब इस ये संस्कृत में था, बहुत कठिन था समझ पाना इसको, इतना कॉम्प्लेक्स था ये। तो जो आचार्य पतंजलि थे, उन्होंने सरल रूप में व्याख्या किया किसको? अष्टाध्यायी को। और किस किताब का नाम क्या दिया? महाभाष्य दिया। तो एग्जाम में पूछता है, अष्टाध्यायी किसकी किताब थी? आपको 4 आचार्य के नाम दे दिया जाएगा, उसमें से आपको सही चॉइस करना है। तो आप याद रखिएगा, आचार्य पाणिनि की अष्टाध्यायी थी और आचार्य पतंजलि ने पुस्तक लिखा महाभाष्य। और सरल रूप में इसको अष्टाध्यायी को व्याख्या किया था अपनी पुस्तक में, है ना। और अगर आपको अच्छा सा कंसेप्ट में भूल जाते हैं किसका किसका है, तो आपको भी इस रामदेव बाबा ट्रेंड पे थे, पतंजलि प्रोडक्ट्स बहुत ट्रेंड पे। तो आप यहाँ देखिए, रिसेंट पे पतंजलि से ऐसा रिलेट करिएगा। ठीक है, रामदेव बाबा जो कठिन एक्सरसाइज को इजी नाम बताते हैं, और ये पतंजलि का प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। तो आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। कभी भूल गए तो यहाँ पे एक आप छोटा सा लॉजिक लगा सकते हैं कि कैसा था, किसकी थी। कभी आपको एटलीस्ट जो एलिमिनेशन के काम आ जाए, जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। अब उसमें से दिया पतंजलि, पाणिनि पूछा है, तो आप याद है रिसेंट पे तो सरल रूप में मैं क्या कहता रामदेव, ऐसा रिलेट कर सकते हैं। वापस 3 ऑप्शन पे से आपको याद आ ही जाना चाहिए पाणिनि की अष्टधाई की करके, ठीक है। तो अपने लेसन पे आगे बढ़ते हैं अपन। अब देख सकते हैं, भाषा हर क्षेत्र पे अलग अलग भाषा बोली जाती है। हर क्षेत्र में गुजरात चले जो आपको अलग मिलेगा, उड़ीसा में उड़िया, कर्नाटक कन्नड़, तमिल तमिल, केरल मलयालम, सब आपको हर जगह हर क्षेत्र पे अलग अलग भाषा देखने को मिलेगा भारत पे।
तो आप कह सकते हैं कि भारत में इतनी सारी भाषाएं हैं, तो अब भाषा है, तो संविधान के हिसाब से कुल 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। जब भारत आजाद हुआ तो कुल 14 भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज थी। के बाद इसमें से 8 ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेज को जोड़ा गया और कुल हो गए 22। इसको हम बाद में क्लियर से पढ़ेंगे, क्या कौन कौन से लैंग्वेज है, कब जुड़ा, कौन से सन में जुड़ा और किस संशोधन के द्वारा भाषा को अपना ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त हुआ, है ना। तो अब जैसे हर किसी ना किसी का कोई गुण होता है, हर किसी का गुण होता है, वैसे भी भाषा का भी अपना गुण रखता है। उसके बाद इसके प्रकार भी होंगे, भाषा के गुण और प्रकार भी होंगे। अब जो गुण से क्या तात्पर्य है, भाषा पर गुण से ये तात्पर्य है कि एक भाषा पर क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ता है। जैसा आप देख सकते हैं, हर क्षेत्र पे अलग लैंग्वेज है, तो हम बोल सकते हैं कि भाषा पर क्या का प्रभाव पड़ रहा है, क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ रहा है। अब सबसे इजी हमको समझना है, तो देखिए हमारा ये जो छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छत्तीसगढ़ ये हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं इसको लाल डॉट कर देता हूँ। ये हमारा छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ अपने इसके राइट साइड देख सकते हैं आप, उड़ीसा है, इधर है महाराष्ट्र। यहाँ पर मराठी बोली जाती है, यहाँ पर उड़िया बोली जाती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ी पे क्षेत्रीयता का प्रभाव कैसे पड़ा। यहाँ मराठी भाषा से एक भाषा मिलके बना खलटाई भाषा, क्षेत्रीयता का प्रभाव पड़ा। और ये जो खलटाई भाषा इस रीजन पे बोलते हैं, छत्तीसगढ़ के इस इलाके में खलटाई भाषा बोला जाता है। और किसके प्रभाव से, क्षेत्र के प्रभाव से। यहाँ पे कौन सा भाषा है, मराठी भाषा है। इस रीजन पे अब कौन सा भाषा देख सकते हैं, मराठी भाषा देख सकते हैं। तो मराठी और छत्तीसगढ़ी का मिश्रण हुआ और क्या भाषा बना, खलटाई भाषा बना। उसी तरह अब इधर देखिए, इधर का ये जो इलाका है, इस इलाके पे लगा हुआ है उड़ीसा, जहां उड़िया बोला जाता है। उड़िया से मिलकर क्षेत्र का प्रभाव पड़ा, और जब छत्तीसगढ़ी पे क्षेत्र का प्रभाव पड़ा तो यहाँ से एक भाषा निकल कर आई, लरिया भाषा। तो भाषा पर क्या हुआ, भाषा का मिश्रण मिश्रण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि भाषा एक परिवर्तनशील है। भाषा परिवर्तनशील होती है। प्रमुख कारण परिवर्तन का तो पहले क्षेत्रीय और समय का प्रभाव पड़ता है। समय जैसा जैसा समय बीतता गया, भाषा पर समय और क्षेत्र का प्रभाव पड़ता गया। अब क्षेत्र के प्रभाव से क्या तात्पर्य है, जब यहाँ पे महाराष्ट्र में कुछ अलग संस्कृति होगी, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग संस्कृति है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे महाराष्ट्र से जो मिल के बना छत्तीसगढ़ में, इधर खलटाई भाषा और इधर बना लरिया भाषा। संस्कृत का मिलाप हुआ कहाँ पे, ये है छत्तीसगढ़, ये है मराठी संस्कृति और ये है छत्तीसगढ़ी संस्कृति। तो ये दोनों क्या किए, संस्कृति और अपने भाव अदला बदली किए, तो उसी से मिलके बना खलटाई भाषा। सेम उड़िया से मिलके बना एक दरिया भाषा। तो आप कह सकते हैं संस्कृति का मिलाप हो रहा है, यहाँ अलग संस्कृति है, यहाँ अलग संस्कृति है, यहाँ पे अलग संस्कृति, यहाँ पे अलग संस्कृति, यहाँ पे अलग संस्कृति, यहाँ पे अलग संस्कृति। तो भाषा में क्या हो रहा है, संस्कृति का मिलाप हो रहा है। तो जाहिर सी बात है, दोनों अपने अब जो भी भाव है अदला बदली करेंगे, शब्दों का लेन देन होगा। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया भाषा के गुण, उसके बाद हम देखते हैं भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार में सबसे पहला आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब मेरे मुंह से एक ध्वनि निकल रहा है, एक साउंड निकल रहा है। तो इंग्लिश में अपन साउंड बोलते हैं, हिंदी में उसको ध्वनि कहा जाता है। ठीक। अब ध्वनि को कोई निश्चित चिन्ह से बांध दिया जाए, जैसे मैं कोई ध्वनि, जैसे आ बोल रहा हूँ, आ एक ध्वनि है, इसको मैंने एक चिन्ह दे दिया, आइडेंटिटी दे दिया, निश्चित ध्वनि को एक चिन्ह से बांध दिया। तो जब भी मैं एक वो ऐसा ध्वनि, जब मुंह से आ वाली एक ध्वनि निकालूंगा, तो हम उससे ये तात्पर्य है कि ये आ है। तो वो एक लिखित रूप धारण कर लिया। जो मौखिक भाषा है वो ध्वनि है, और लिखित भाषा यानी ध्वनियों को दिया गया चिन्ह, है ना, एक आइडेंटिटी दे दिया इनको, इनको एक चिन्ह, पहचान दे दिए। उस ध्वनि को पर्टिकुलर एक पहचान दे दिया गया। जैसे मैं का बोलूं, जब मैं का बोलूंगा, साउंड जो निकलेगा, तो इसको एक पहचान दे दिया, चिन्ह। इस ध्वनि को हमने क्या दिया, एक चिन्ह दे दिया, पहचान दे दिया।
अब भाषा के 2 भेद होते हैं और भाषा के 2 प्रकार कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो एग्ज़ाम में पूछता है भाषा के कितने भेद हैं? तो याद रखिएगा 2 भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब जो भाषा का अगला प्रकार है, वो सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा को आप एग्ज़ाम में नहीं टिक करिएगा क्योंकि भाषा के सिर्फ़ 2 भेद माने जाते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक? और सांकेतिक भाषा से क्या तात्पर्य है? सिर्फ़ संकेत। आप देखे होंगे कि संकेत इधर जाने का, उधर जाने से जो सांकेतिक है, वही सांकेतिक भाषा कहलाता है ना? अब लिपि से क्या अर्थ है आपका? लिखना, लिपि या लिखना, लिखने का तरीका। आप बोलो लिपि मतलब लिखने का तरीका, ठीक? जैसे उस समय हुआ करता था ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, तो जो लिखने का तरीका है उसी को ही लिपि कहा जाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। यानी अलग-अलग भाषा जैसे पंजाबी है, उसका लिखने का ढंग अलग है ना? हिंदी है, अलग है। तो भाषा के लिखने का ढंग को ही क्या कहते हैं अपन? लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने के ढंग को ही क्या कहते हैं अपन? लिपि कहते हैं। अब ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वही लिपि कहलाती है। लिपि और भाषा दोनों अलग-अलग चीज़ है। आप यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि एग्जाम्पल चिंटू और चिंकी का एग्जाम्पल दिया था। यहाँ सिर्फ भाषा का उपयोग हो रहा है। किसका? भाषा का। यहाँ पर भाषा का उपयोग हो रहा है। यहाँ पे कोई लिपि का खेल नहीं है, सिर्फ भाषा का उपयोग हो रहा है। और मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ लिपि का, ठीक है? यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा हूँ मैं? लिपि का बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना? तो आप देख सकते हैं भाषा और लिपि दोनों अलग-अलग चीज़ है। भाषा वो चीज़ होती है जो बोली जाती है और लिखने को तरीके को हम क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। जो लिख जिस तरह से अपन लिखते हैं, लिखने के तरीकों को हम क्या बोलते हैं? लिपि कहते हैं। अब हमने समझा गुण, उसके प्रकार और लिपि क्या होता है। अब देखते हैं अपन जो हिंदी है, मैं इतनी देर से हिंदी भाषा का बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो हम जानेंगे कि हिंदी का जो विकास क्रम, उद्गम कहाँ से हुआ? एक्चुअल में हिंदी आया कहाँ से? तो हिंदी का विकास प्रारंभ यहाँ से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले संस्कृत। अब हिंदी की आदि जननी भाषा है संस्कृत। यहाँ पे अपन एक वो बना लेते हैं, ठीक है? अब हिंदी आया कहाँ से? पहले संस्कृत, उस समय के आचार्य और जो विद्वान लोग थे, वो क्या में पढ़ते थे? संस्कृत में पढ़ते थे। संस्कृत समझ पाना हर किसी के लिए कठिन होता था, है ना? तो धीरे-धीरे क्या हुआ, संस्कृत की जो भाषा है उसको सरल रूप में व्याख्या करते गए। किसने व्याख्या किया था? आपने आपके पास एक एग्जाम्पल है, आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, उसको सरल रूप में एक व्याख्या किया पतंजलि महाभाष्य ने। तो एक भाषा क्या है? परिवर्तनशील है। तो जो संस्कृत भाषा है वो धीरे-धीरे क्या हुई? परिवर्तन हुआ, उसमें चेंजेस आए, है ना? तो सबसे पहले क्या थी? संस्कृत। यहाँ पे आप लिख लेंगे संस्कृत। हमारी भाषा समय संस्कृत थी। अब संस्कृत क्या है? छोटे-छोटे जगह पे किन्हीं-किन्हीं इलाकों में समझो किसी को समझ में नहीं आता एग्जाम्पल। तो वो क्या हुआ? भाषा धीरे-धीरे ढलने लगी। भाषा में परिवर्तन हुआ। एक संस्कृत के बाद संस्कृत में ही लिखा गया था वैदिक संस्कृत। वेदों की रचना हुई थी। आपके पास मैंने सारे नोट्स यहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप बस पीडीएफ निकालिएगा, रिवाइज़ कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उसको समझिएगा। तो संस्कृत से आया वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना हुई, है ना? हमें इसे वैदिक संस्कृत के नाम से जाना गया। उसके बाद वैदिक संस्कृत से आया लौकिक संस्कृत, ठीक? संस्कृत। डिजिटल पेन में लिखना थोड़ा कठिन है, तो आप पे ज़्यादा फ़ोकस मत कीजिएगा, यहाँ पे पीडीएफ पे नोट्स है ना। तो संस्कृत से आया वैदिक संस्कृत में क्या हुई? वेदों की रचना हुई। फिर आया लौकिक संस्कृत। अब मैंने क्या बताया? भाषा एक परिवर्तनशील है, भाषा धीरे-धीरे ढल रहा है, ठीक है? ढलने का मतलब ये है कि आप समझो एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो, कुछ दिन के लिए रहने के लिए। एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए जॉब के पर्पज़ से जा रहे हो। वहाँ पे आप 2-3 महीने रह रहे हो। शुरुआती दौर में आपको थोड़ा कठिनाई होगी, फिर धीरे-धीरे आप वहाँ रहना चालू करोगे। जैसे आप छत्तीसगढ़ के हो, आप चले गए तमिलनाडु, कुछ समय के लिए आप चले जाओ तमिलनाडु, घूम के आते हैं, है ना? तो यहाँ पे मैं कलर ही ले लेता हूँ। आप पहुँच गए गलती से तमिलनाडु, यहाँ पे आपको रहना है,
यहाँ बोलते हैं तमिल। आपको 3 से 4 महीना रहना है सपोज़। शुरुआती कुछ दिन में तो आपको तो तकलीफ होगी, भाषा समझ में नहीं आएगी। लेकिन आप क्या करोगे, जब पहला महीना कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे महीने से आप धीरे-धीरे ढलने लगोगे, छोटे-छोटे शब्द समझने लगोगे। तो सेम यहाँ पर भी वही हुआ, ज़्यादा कुछ कठिन कठिन था नहीं। धीरे-धीरे क्या हुआ, जो संस्कृत है, लोग उसको क्या करने लगे अपने हिसाब से। अब वहाँ पे तमिल बोल रहे हैं, तमिल का एकदम स्पेसिफिक लैंग्वेज है, आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन आप तोड़-तोड़ के धीरे-धीरे समझने की कोशिश करोगे। यानी अपने हिसाब से उसको समझने के लिए क्या कर रहे हो, ब्रेक कर रहे हो। तो यहाँ पे भी वही हुआ, कि वहाँ यहाँ पे भी वही सीक्वेंस फॉलो होता है। संस्कृत आया, फिर वेदों वेदों की रचना हुई संस्कृत में, फिर लौकिक संस्कृत आया। तो जब लौकिक संस्कृत आया, ये सरल रूप में ढलने लगा, सरल रूप में ढलने लगा, है ना? तो सरल रूप में जब ये ढलने लगा, उसके बाद हमको यहाँ से एक मिलता है पाली भाषा, पाली भाषा। अब जब सरल रूप में लौकिक संस्कृत ढल गया, आप वहाँ पे समझ गए, तो आप याद रखिएगा कि आप तमिलनाडु घूमने गए हैं, वहाँ पे आपने क्या, जब लौकिक संस्कृत चल रहा था, तो सरल रूप में आप ढहे, उसके बाद पाली भाषा वहाँ का जो लोक भाषा या जन भाषा या देश भाषा, वहाँ पे जो बोले जाने वाली भाषा आपको समझ आने लगी। वहाँ पे कोई कुछ बता रहा है, कभी कोई पुलिस वाला इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो थोड़ा-थोड़ा आपको समझ में आने लगा। तो सेम पाली भाषा में भी यही एक खेल था, बहुत बड़ा एक मूव था बौद्ध भगवान बुद्ध के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए थे, है ना? इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रथम जन भाषा, लोक भाषा, देश भाषा, क्योंकि लोगों को ये भाषा समझ में आने लगी। और पाली भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात भाषाओं में एक है, जिसे भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था, है ना? तो अब पाली भाषा को काल भाषा के नाम से जाने लगा। इसमें बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई। पाली भाषा में ही बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। भगवान बुद्ध पाली भाषा में उपदेश दिया करते थे। और पाली भाषा में ही मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ लिखा गया। ये चारों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है? और कभी-कभी पूछ देता है पाली का शाब्दिक अर्थ। पाली का शाब्दिक अर्थ है पवित्र रचना। एक बौद्ध ग्रंथ इतना ऑथेंटिक और इतना वो माना जाता है, कितना पवित्र माना जाता है, आप सोचिए। आप ऐसे याद रखिएगा, पाली भाषा पवित्र रचना है। बुद्ध जो पवित्र थे, बुद्ध, भगवान बुद्ध, है ना? तो इसे काल भाषा भी कहा जाता था। तो पाली जो भाषा है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आप अच्छे से देखिएगा। और भारत की सबसे प्राचीन ज्ञात लिपि ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। इस भाषा को किस में लिखा जाता था? ब्राह्मी लिपि। लिपि से क्या तात्पर्य? लिखने का तरीका। जब चिन्ह को लिखने, आप कोई भाषा को लिखावट, लिखने का जो लिखावट है उसी को हम क्या बोलते हैं? लिपि, है ना? लिखने के तरीकों के हम क्या बोलते हैं? लिपि के नाम से बोलते हैं। अब ये हो गया, के बाद इस सीक्वेंस में हम कहाँ तक पहुँचे थे? पाली भाषा तक पहुँचे थे। ठीक? इसके बाद आता है प्राकृतिक भाषा। ठीक? आप डिजिटल पेन पे प्लीज़ मत जाइएगा, क्योंकि ये इसमें लिखना बहुत थोड़ा-सा टफ है मेरे लिए अभी। तो प्राकृतिक भाषा है। अब प्राकृतिक भाषा, यहाँ पे मैंने आपके लिए एक इमेज डाला है रेफरेंस पे। आप देख सकते हैं, पाली भाषा के बाद आई प्राकृतिक भाषा। प्राकृतिक भाषा को शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से जाने लगा। शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि जो सम्राट अशोक, आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, वो क्या किया करते थे, अपने उपदेश जो भी जनता तक पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पत्थर के ऊपर लिखवा दिया करते थे। तो ये क्या कहलाई? प्राकृतिक भाषा कहलाई, है ना? नेचुरल जो भी भाषा, ये पत्थर में लिखा गया, पत्थर भी नेचुरल है, ठीक? तो उसके बाद शिलालेखों की प्रथम भाषा के नाम से जाना गया, पूछता है एग्ज़ाम में प्राकृतिक भाषा को, ठीक है? अपभ्रंश, उसके बाद आते हैं अपभ्रंश, उसके बाद आते हैं आवहट। प्राकृतिक भाषा से आया अपभ्रंश, ठीक? अपभ्रंश के बाद आता है अवहट, अवहट के बाद आता है हिंदी। अब अपभ्रंश से क्या तात्पर्य है? अपभ्रंश से क्या तात्पर्य है? जो अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है, वो है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। यानी क्या हुआ, भाषा धीरे-धीरे ढलने लगा, लोग अपने हिसाब से उसको तोड़ते मरोड़ते के, ऐसा आप समझिए। आपको इतना पीएचडी तो करना है नहीं।
आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है क्या सीक्वेंस क्या है। तो अपभ्रंश आया, उसको धीरे धीरे तोड़े मरोड़े ऐसा समझिए। तो शाब्दिक अर्थ उसका क्या है, बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद व वाघभट्ट ने अपभ्रंश को क्या कहा, ग्राम्य भाषा का, क्योंकि वो ग्राम स्तर पे क्षेत्रीय स्तर पे यूज होने लगा। उससे आया अवहट और उसके बाद आया हिंदी। अब इसका सीक्वेंस अपन क्या पढ़े थे, सबसे पहले हमने पढ़ा, तो मैं अच्छे से लिखने की कोशिश करूंगा छोटे पॉइंटर से आपके लिए, है ना। सबसे पहले आता है संस्कृत। संस्कृत से मिला हमें, क्या मिला, वेदों की रचना हुई, वैदिक। ठीक है, वैदिक संस्कृत के बाद मिला हमें, क्या मिला, लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को सरल नाम से जाना जाता था, सरल रूप में व्याख्या किया था, इसलिए सरल नाम से ही जाना जाता था। लौकिक संस्कृत से मिली हमें क्या, पाली भाषा, जिसे हम देश भाषा, जन भाषा, लोक भाषा के नाम से जानते हैं। और भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे इसी भाषा में, इसे काल भाषा के नाम से भी जाना जाता है। आप ये सब चीज को याद रखिएगा। और पाली भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, यानी पवित्र रचना, है ना। भगवान बुद्ध इसी में अपना उपदेश दिया करते। और एक त्रिपिटक जो आपने मैंने आपको बताया था यहाँ पर, इसको आप देखिएगा, पाली भाषा में मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। क्या नाम लिखा गया था, मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है, मिलिंद प्रश्न नामक ग्रंथ लिखा गया था। अब उसके बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश यानी बिगड़ा हुआ, गिरा हुआ, ब्राह्म्य भाषा। आचार्य वाग्भट ने कहा था, हेमचंद और वाग्भट ने क्या कहा था, ग्राम्य भाषा। अपभ्रंश से आता मिलता है हमें अवहट, अवहट, अवहट। ठीक है, उसके बाद आया हिंदी। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। अपभ्रंश में हमने जाना ग्राम्य भाषा, क्योंकि इसमें बहुत परिवर्तन देखने को मिला, आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। अपभ्रंश से ही क्या हुआ, आधुनिक भाषाओं का, भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। हम पढ़ेंगे, हम सारा चीज क्लियर में देखेंगे मैप वाइज कि वो आधुनिक भाषाएं क्या थी। ठीक है, तो कुल 7 अपभ्रंश थे। अब ये अपन छत्तीसगढ़ का एग्जाम दे रहे हैं, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो छत्तीसगढ़ी आया कहाँ से। तो छत्तीसगढ़ी 7 अपभ्रंश में एक अपभ्रंश इंपॉर्टेंट था, जो था अर्धमागधी अपभ्रंश, यहाँ से आया छत्तीसगढ़ी। अभी बस आप इस चीज को याद रखिएगा, हम आगे और पढ़ेंगे। आप ये सीक्वल मैंने आपको लिख के दिखा दिया, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब भाषा तो थी, तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है मानक भाषा से क्या तात्पर्य है, मानक भाषा क्या है। तो आपको ऑप्शन दे देगा इसमें से, मानक भाषा कुछ भी है, क्या पूछेगा क्या है। तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है, तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित और शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है। अब एक एग्जांपल ले लो, छत्तीसगढ़ ही ले लेते हैं अपन, कहाँ गया अपना कुछ। छत्तीसगढ़ का आप ये जो मैप है, आप कहीं भी इस साउथ छत्तीसगढ़ चले जाओ, हल्बी गोंडी, हल्बी अलग अलग भाषा यहाँ देखने को मिलती है। जशपुर साइड चलो अलग, ठीक है, कुनकुनी साइड जाओ तो आपको अलग अलग लैंग्वेज छोटे स्तर पे एक बोली बोली जाती है। गोंडी, हल्बी, ये सब बोली, वो भी एक छोटी लोकल लैंग्वेज है वहाँ का, है ना। तो वो मानक भाषा है क्या, जबकि वो सिर्फ क्षेत्र में बोलते तो हैं, लोग समझते भी हैं। लेकिन जो गोंडी हल्बी है, प्रशासनिक कार्य या शिक्षा स्तर पे नहीं यूज किया जाता ना। वो सिर्फ एक भाषा है, लोकल लैंग्वेज, लोग एक दूसरे से बात करते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, और उसको समझते हैं। तो अब मानक भाषा का यहाँ पे क्या अर्थ था, देखेंगे यहाँ पे एक बार डेफिनेशन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है ना। और औपचारिक स्थितियों में लेखन में, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम के रूप में असाध्य उसी उसी का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये है मानक भाषा। अब मानक भाषा के 3 सोपान है, 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। पूछता है मानकीकरण मानक भाषा के कितने सोपान है, एग्जाम में पक्का पूछेगा, और ये क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, मानकीकरण से क्या तात्पर्य है,
मानक भाषा के विकास के सोपान को ही क्या कहते हैं? हम मानकीकरण कहते हैं। अब इसकी 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहला बोली, भाषा, फिर मानक भाषा। एकदम सिंपल इसको समझेंगे अपन। एक मैं आपको यहाँ पे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल बता देता हूँ। ये इसको यहाँ रख लेते हैं, ये एक भाषा। तो सबसे पहला क्या था? बोली, फिर भाषा, फिर मानक भाषा। अब समझिए आपका कोई गाँव है, आप जशपुर के किसी कोने में रहते हैं, यहाँ पे या फिर जगदल अपना ये बस्तर का कोई भी ले लो, यहाँ पे समझो गोंडी भाषा, गोंडी बोली बोली जाती है। यहाँ पे एक लैंग्वेज है, एक बोली है, टी, टी, ये सब छोटी लोकल लैंग्वेज भाषा है यहाँ का ना। ये बोली है और भाषा का रूपांतरण धारण करी, लेकिन ये प्रशासनिक स्तर यानी स्कूल, कॉलेज तक पहुँच पाई क्या? स्कूल, कॉलेज में या फिर आपका प्रशासन में कहीं भी किसी कार्य में इस लैंग्वेज का यूज़ होता है? कहीं पे यूज़ नहीं होता, लेकिन ये बोली है, भाषा भी, ठीक है? यानी ये फर्स्ट स्टेज में क्या थी? बोली थी और ये भाषा का रूप धारण करी, लेकिन ये मानक भाषा का रूप धारण नहीं कर पाई। मानक भाषा का रूप धारण नहीं कर पाई। परंतु हिंदी जो है, यहाँ तक मानक भाषा का रूप धारण कर ली, क्योंकि आपके पास एक एग्जाम्पल एकदम व्यापक है। देख सकते हैं प्रशासन कार्य में हिंदी का कितना अच्छा उपयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे व्याकरण पूरा है। व्याकरण से क्या है? प्रॉपर ग्रामर है, सब कुछ है। बट गोंडी हल्बी ये सब के कोई ग्रामर है, कोई व्याकरण है नहीं। इसमें आपको व्याकरण देखने को नहीं मिलेगा। शब्द भंडार सीमित है और हिंदी भाषा का शब्द भंडार असीमित है ना? अब देख सकते हैं स्कूल, कॉलेज में, प्रशासन में सारा यूज होने लगा। तो बोली से निकल के बनी भाषा, भाषा से आई मानक भाषा। और जो मानक भाषा है, इसको आप अलग कर लीजिएगा, कभी कंफ्यूज ना रहिएगा, ठीक है? जो हिंदी है, तो आप राउंड कर लेते हैं, ये है क्या है? मानक भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, है ना? हिंदी हमारे अब में भी यही लिखा है। आगे अपना ये स्लाइड देख सकते हैं, कर लेते हैं अपन। प्रथम सोपान है बोली। पहले स्तर पर भाषा का मूल रूप एक सीमित क्षेत्र में आपसी बोलचाल के रूप में प्रयुक्त होने वाली बोली कोई बोली का होता है, जिसे स्थानीय, आंचलिक अथवा क्षेत्रीय बोली कहा जा सकता है। इसका शब्द भंडार सीमित होता है, यही कहा था मैंने भी, है ना? और अब देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? ये बोली वाला स्टेज, कौन सा है? बोली वाला स्टेज है। यहाँ पे शब्द भंडार कम है, ठीक है? यहाँ लोकल लोग यूज कर रहे हैं। अब क्षेत्र कैसे बढ़ा? क्षेत्र विस्तार हुआ, फिर एक भाषा, क्षेत्र और बढ़ते गया, भाषा अलग रूपांतरण धारण किया, मानक भाषा के रूप में कन्वर्ट हुआ, है ना? आप तो देखिए अब द्वितीय सोपान, वह बोली कुछ विशेष भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व प्रशासनिक कारणों से अपना क्षेत्र विस्तार कर लेती है। उसका लिखित रूप विकसित होने लगता है धीरे 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 धीरे, और इसी कारण यह व्याकरण साँचे में ढलने लगती है। ठीक, और तृतीय सोपान में यह मानक भाषा का रूप धारण कर लेती है, यानी पूरे उच्च स्तर में इसका उपयोग होने लगता है भाषा का। ठीक है, उच्च स्तर, परामर्जित, परामर्जित आदि भी कहा जाता है। ठीक है, यह मानक भाषा और भाषा बोली में अंतर, आप इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि क्या पूछता है एग्जाम में, धीरे धीरे इस चीज पे आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन। तो हमने इंट्रोडक्शन जाना भाषा के बारे में अब तक। अब इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपन पहला एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। हिंदी भाषा के विकास उद्भव का सही क्रम क्या है? तो मैंने जैसे आपको बताया था, आप इस पूरे टिक्स को मत पे जाइएगा, शायद आप कंफ्यूज हो जाए। अगर आपका रिवीजन प्रॉपर सही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप इस बात को समझिएगा, कंफ्यूज आप एक साइड में छोटा सा एक बार ट्राई कर लीजिएगा। संस्कृत आई, संस्कृत से मिला वेदों की संस्कृत हुई, वेदों की रचना हुई,
को वैदिक संस्कृत नाम दिया गया। वैदिक संस्कृत सरल रूप में ढहने लगा, लौकिक संस्कृत आई। लौकिक से मिला हमें पाली भाषा, एक पाली भाषा। पाली से मिला हमें प्राकृतिक भाषा, प्राकृतिक 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 भाषा। प्राकृतिक से मिला क्या मिला हमें? आपको मिले अपभ्रंश, अवहट, फिर हिंदी। इस इक्वल था, आप यहाँ से मैच करके लगाइएगा जो भी आपका आंसर ऐसा भी रहेगा एग्जाम में देगा। हिंदी के प्रारंभिक रूप में अवहट कहा जाता था। तो प्रारंभिक रूप में अवहट, और इस अवहट के उद्भव का सही क्रम क्या है? यानी हिंदी का जो प्रारंभिक रूप क्या है, वो तो अवहट ही है ना, अवहट है। और इस अवहट का उद्भव का सही क्रम क्या है? देखिए आप यहाँ पे पूछने का ट्रिक, एग्जाम जो आपसे जो पूछना, जो एग्जाम पेपर सेट कर रहा है वो आपसे किस तरह से पूछ रहा है आप देख सकते हैं इस लेवल का। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें आंसर क्या है आप जानते हैं, आप इसको एक बार चेक करिए और खुद से टिक कीजिएगा। ठीक, और आज का हमारा लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद मैं एक नेक्स्ट अगला पार्ट बनाऊंगा, फिर अपन सब पढ़ेंगे। आप एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सीधी शिक्षा 8887 पे। ठीक है, थैंक यू।